Hello बच्चों, that's a lecture of mathematics for class 11th and myself Dr. Sindhu Chauhan. We are going to start our new chapter, that's a permutation and combination. That's a chapter number 7. Permutation and combination की बात करें बच्चे, for your school exam, for your IIT JEE and for further competitive exams के लिए, उन सभी के लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो टॉपिक है दैट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. सो बच्चे आज हम जस्ट द बेसिक पार्ट ऑफ ए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यू कैन से दैट द वी हैव डिस्कस द ओनली टू टर्म्स. वन इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड अनदर वन इज द फैक्टोरियल. यस, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. बच्चे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की बात करूँ, देखो बच्चे इसको डिफाइन करना और फिर उस डेफिनेशन को मतलब आई थिंक इन मैथमेटिक्स रादर देन द डेफिनेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल्स. सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो बच्चे इसमें ना दो टर्म्स या कह सकते हो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. वन इज़ द मल्टीप्लिकेशन, अनदर वन इज़ द एडिशन. मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि आपका एंड नहीं, मतलब किन्हीं दो चीज़ों में तीन चीज़ों में एंड आपका आ जाना, मतलब कि आपको एट द सेम टाइम देयर इज़ अ, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. आपकी क्लास में 10 गर्ल्स हैं और 12 बॉयज़ हैं. 10 गर्ल्स हैं और 12 बॉयज़ हैं, और मैंने कहा कि मुझे उस क्लास में से ना मॉनिटर बनाना है, गर्ल्स में से या फिर बॉय में से. सो बच्चे आपके पास जो मैंने कहा ना कि 10 तो गर्ल्स हैं और 12 बॉयज़ हैं, एट दैट टाइम मेरे पास कंडीशन आ गई गर्ल्स एंड बॉयज़ में से बनाना है. ठीक है, मॉनिटर जो मुझे सेलेक्ट करना है गर्ल्स एंड बॉयज़ में से. एट दैट टाइम द टर्म जो आप कह सकते हो कि आप अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ वेज पूछा जाए तो यू हैव टू फाइंड दीज नंबर ऑफ वेज बाय द मल्टीप्लिकेशन. एडिशन की बात करूँ तो मेरे को कंडीशन ये दी जाए या आपको एक केस डिफाइन कर दिया जाए कि आपको मॉनिटर सेलेक्ट करना है फ्रॉम गर्ल्स, तो सिर्फ, या फिर आपको ये बोल जाता है फ्रॉम द गर्ल्स और अ बॉयज़, या तो वो मतलब, या फिर एक सिंपल सी बात है गर्ल्स में से ना जो टॉपर थे उनमें से मुझे सेलेक्ट करना है, बॉयज़ में से जो टॉपर था उनमें से सेलेक्ट करना है. तो इन सच कंडीशन में कि आपके ऊपर कोई केस अप्लाई कर दिया जाए, कोई कंडीशन अप्लाई कर दी जाए, एट दैट टाइम एडिशन होगा. देखिए बच्चे बाय क्वेश्चंस आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है. इन अ क्लास, एक क्लास है, उस क्लास में 27 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स हैं. द टीचर वॉन्ट्स टू सेलेक्ट अ वन बॉय एंड वन गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास फॉर अ फंक्शन. अब आप हो 11th क्लास के स्टूडेंट. ठीक है, 11th क्लास में जो बच्चे 27 तो बॉयज़ हैं एंड 14 गर्ल्स हैं, और आप अपने सीनियर्स को दे रहे हो फेयरवेल पार्टी. तो अब टीचर ने ना क्या करना है, जो एंकरिंग करने के लिए वन बॉय एंड वन गर्ल, मतलब 27 बॉयज़ है 14 गर्ल्स हैं. इन टोटल स्टूडेंट में से एक लड़का और एक लड़की को सेलेक्ट करना है टू रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ द क्लास. उसने पूछा इन हाउ मैनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन, वो कितने वेज में कर सकता है. अब देखिए बच्चे, आपको गिवन थे 27 बॉयज़, कोई एक लड़का, मतलब 27 बॉयज़ को मान लेती हूँ मैं, जो बॉयज़ के रोल नंबर है 1 2 3 अप टू 27, तो मैं 27 बॉयज़ को 27 वेज से सिलेक्ट कर सकती हूँ. 27 बॉयज़ ही ना 27 वेज में हो सकता है. उसी तरह से अगर मैं 14 गर्ल्स की बात करूँ तो 14 वेज इसके लिए पॉसिबल है, क्योंकि मुझे 14 में से किसी एक लड़की को सिलेक्ट करना है और 27 लड़कों में से मुझे किसी एक लड़की को सिलेक्ट करना है. ठीक है,
अब फंडामेंटल काउंटिंग की बात करूँ तो एट दैट टाइम आपको टोटल बॉयज़ और टोटल गर्ल्स में से, ये जो 27 बॉयज़ थे, 14 गर्ल्स थी, इनमें से एक लड़का एंड एक लड़की सेलेक्ट करनी है। सो बच्चे यहाँ पे नंबर ऑफ वेज काउंट करें, टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्शन ऑफ ए वन बॉय एंड वन गर्ल विल बी, क्योंकि 27 वेज है 27 बॉयज़ के लिए एंड 14 वेज है फॉर 14 गर्ल्स के लिए। यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टर्म्स एंड यू गेट द आंसर 378, यानी कि आपके पास 378 वेज है कि बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हो, उनमें से एक लड़का और एक लड़की को सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए बच्चे, वी हैव टेक वन मोर एग्जाम्पल। आई थिंक इससे अगर क्लियर ना हो तो अगले से आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ये आपका एक रूम है, ठीक है, और इस रूम में ना एक दरवाज़ा यहाँ है, एक दरवाज़ा यहाँ है, एक दरवाज़ा ये है, एक दरवाज़ा ये है और एक दरवाज़ा ये है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एक रूम में 5 दरवाजे हैं। मुझे इस रूम के अंदर एंटर करना है, ठीक है, तो ए मैन एंटर द रूम थ्रू अ वन डोर एंड कम आउट द अदर वन। मैं मान लेती हूँ मैं पहली बार गई हूँ फर्स्ट दरवाजे से, मैंने इस फर्स्ट दरवाजे से एंटर किया। तो बच्चे देखना, एंटर करने के लिए आपके पास 5 दरवाजे हैं, तो आपके पास 5 वेज हो गए ना। मैं पांचों में से किसी में भी जा सकती हूँ। फॉर एंटरिंग के लिए आपके पास हो जाते हैं 5 वेज, ठीक है। आपके पास एंटर करने के लिए रूम में 5 वेज हो जाएंगे। मैं पांचों दरवाजे में से किसी भी एक में से जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, जिसमें से एंटर किया है मैंने, उसमें से मैंने एग्जिट करना नहीं है, क्योंकि उसने लिखा है कि मैनी वेज है, एंटर द रूम थ्रू वन डोर एंड कम आउट द डिफरेंट डोर। एक में से एंटर कर रहा है और किसी दूसरे में से आ रहा है। तो जब एग्जिट का टाइम हुआ, एंट्री टाइम में तो उसके पास 5 ऑप्शन थे, लेकिन जिसमें से वो एंटर करके गया वो एग्जिट के टाइम पे रिमूव हो गया। तो कितने और दरवाजे बच गए? 1 2 3 4। तो एग्जिट करने के वेज हो गए 4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 5 × 4 दैट्स 20 वेज। सिंपल था, समझे इस बात को? भाई आपके पास ये एक रूम था, 5 दरवाजे थे, 5 में से एक में से एंटर करना था, बट डिफरेंट में से एग्जिट करना था। एंट्री टाइम पे आपके पास 5 दरवाजे थे, बट एग्जिट करने के बाद जिस दरवाजे से आप एंटर करके गए वो हो गया फिनिश। अब उसमें से एग्जिट नहीं कर सकते। तो एग्जिट करने के लिए 4 ऑप्शन बचे, एंट्री के लिए 5 थे, टोटल कितने हो गए? 20। समझे बात को? चलिए एक एग्जांपल और बता देती हूँ। इसी तरह के क्वेश्चन से बच्चे थोड़ा सा समझने वाली बात है। फाइंड द नंबर ऑफ ए 5 लेटर वर्ड्स है। आपको बच्चे एक लेटर दिया हुआ है, दैट्स ए मैजिक। मैजिक जिसके पास 5 लेटर है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। विद द अच्छा, इसमें से कितने विच कैन बी फॉर्म्ड आउट द लेटर वर्ड मैजिक वेयर द रिपीटिशन ऑफ ए लेटर इज नॉट अलाउड। इससे ना मीनिंगफुल आपको विद और विदाउट मीनिंग के भी हो सकते हैं और विदाउट मीनिंग भी हो सकता है। ये लिखा हुआ बच्चे, आपने इन 5 जो लेटर्स है इनको रीअरेंज करना है, आगे पीछे जैसे करना है वैसे करो। आपने बताने हैं कि कितने नए लेटर बना सकते हो विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग। उनका मतलब निकलता हो तो भी ठीक है, नहीं निकलता तो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन उनमें लेटर जो ये 5 है, 5 मतलब होने 5 ही चाहिए, और किसी भी लेटर का ना रिपीट होना अलाउड नहीं है। यानी कि M एक बार आ चुका तो एक बार ही आएगा, दोबारा M नहीं आना चाहिए। A एक बार आ चुका तो एक बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। अब ज़रा देखना, समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 5 लेटर का तो 5 लेटर का आपका वर्ड बना हुआ था।
तो देखिए मैं ज़रा ब्लॉक बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपके पास ये 5 वैकेंट प्लेस है और 5 ही आपके पास लेटर्स हैं। ठीक है, और इन 5 को किसी भी तरह फिल्ड करना है आपने। तो देखना भाई, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर मेरा जो लेटर मैं अगर लेके चलती हूँ, आउट ऑफ 5 मैं पहली प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे, इस पहली वाली प्लेस पे फिल करने के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? 5 है। इन 5 में से एक यहाँ पे आ चुका है, मुझे नहीं पता कौन सा है। ठीक है, अब इस जो ये आपकी 4th प्लेस थी, ये बच्चे मैं प्लेस लिख देती हूँ, दैट्स 1 2 3 4 एंड 5। समझिए बच्चे, इस फर्स्ट बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास 5 अल्फ़ाबेट थे, 5 आपके पास लेटर्स थे। M भी आ सकता है, A भी आ सकता है, G भी आ सकता है, I भी आ सकता है, C भी आ सकता है। तो मेरे पास ऑप्शन थे 5 में से एक लेटर यहाँ पे आ चुका है। मान लेती हूँ चलो आपका M ही आता है, मान लेती हूँ। अब जो सेकंड प्लेस थी, इसको फिल करने के लिए M नहीं आ सकता, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो अब इसके पास ऑप्शन है 4 ही आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे मान लेती हूँ आपका G आ गया। जब आप 3rd प्लेस पे मूव करते हो बच्चे, 2 तो 5 में से 2 आपके लेटर्स आ चुके हैं, 5 में से 2 लेटर आ चुके हैं, तो कितने बचे? 3। तो इस 3rd प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास ऑप्शन है सिर्फ 3 लेटर्स का, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है ही नहीं। ठीक है, जब आप इस 4th प्लेस को फिल करोगे, 3 लेटर्स, अब आपके पास देखना ज़रा बच्चे, मैं इसको ना मान लेती हूँ आपके 3rd प्लेस पे I आ गया, M आ चुका, G आ चुका, I आ चुका। 4th प्लेस को फिल करने के लिए या तो A आएगा या C आएगा। क्या पॉसिबिलिटीज़ है? 2 की पॉसिबिलिटीज़ है, समझो बात को। और इस 5th वन पे मान लेते हो यहाँ पे A आ गया, इस 5th वन को फिल करने के लिए तो एक C बचा अकेला। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज दैट्स 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट्स 20 × 6, दैट्स 120 वेज। यानी कि आप इस मैजिक जो आपके पास लेटर गिवन था, वर्ड गिवन था, उसमें जो 5 लेटर थे, उन लेटर को आप विदाउट रिपीटिंग, मीनिंगफुल और विदाउट मीनिंग 120 वो वर्ड्स बना सकते हो। देखिए सिंपल सा था, बस समझने वाली बात है। आई रिपीट हियर, ये मैंने 5 1 2 3 4 5, जब मैं पहला जो ये फर्स्ट प्लेस को फिल कर रही हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है 1 2 3 4 5, तो 5 ऑप्शन थे। 5 में से एक यहाँ आ चुका, मेरे पास ऑप्शन बच गए 4। सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए बचे मेरे पास सिर्फ 4 ऑप्शन। 4 में से भी एक यहाँ आ गया, कितने बचे? 3rd प्लेस को फिल करने के लिए बचे मेरे पास ऑप्शन 3। ठीक है, अब 3 यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब जो आपका फर्स्ट प्लेस पे एक अल्फ़ाबेट मान लेते तो ये M ही आ गया, सेकंड प्लेस पे A आ गया, 3rd प्लेस पे G आ गया। अब जो ये आपकी 4th प्लेस थी, इसको फिल करने के लिए 2 का ऑप्शन बचा है। अगर मान लेते तो यहाँ पे I आ गया, तो इस लास्ट 1 प्लेस को फिल करने के लिए तो एक ही ऑप्शन बचा है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आंसर आ गया। आई बात समझ? तो बच्चे ये है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये अभी थोड़ा सा आगे आएगा, पहले इसका एक बेसिक्स है, दैट्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। पहले आप इससे गो थ्रू कीजिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए, यहाँ पे एक और आ रहा है बच्चे, दैट्स अ फैक्टोरियल नोटेशन। बच्चे फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब है द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ ए फर्स्ट n नेचुरल नंबर, that's a product of a 1 2 3 up to n is denoted by the symbol n factorial and read as a factorial n। इसको इन जनरल आप लिखते हो दैट्स n factorial is equals to 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में n - 1 इंटू में n। ये हो गई डेफिनेशन। अब ज़रा समझना,
जैसे आपको गिवन है 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मीन्स मैंने कहा दैट्स अ प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, दैट्स अ 1 आप 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, दैट इज़ 20 इंटू में 6 इंटू में 1, दैट्स 120, यानी कि 5 फैक्टोरियल होता है 120। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, 1 फैक्टोरियल 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, और n फैक्टोरियल जो आपका नेगेटिव इंटीजर होगा उसके लिए या फ्रैक्शन के लिए नॉट डिफाइन होता है। अभी मैं क्वेश्चन करती हूँ, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चे 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका मैं फर्स्ट पार्ट करती हूँ, दैट्स आपको सोल्व करना 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज़ इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल तो था ही, इसमें से 3 फैक्टोरियल अगर आप कॉमन ले लेते हो बच्चे दैट इज़ 4 माइनस 1। अब ये मत कहना कि ये 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल कैसे आया। देखिए बच्चे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 इंटू 2 इंटू में 1, ठीक है, एंड 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, क्या हो गया, दैट्स अ 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल। वही किया मैंने, 3 फैक्टोरियल को कॉमन लिया, दैट्स अ 4 माइनस 1 आ गया, ठीक है, and that is equals to 4 minus 1 is the 3 and 3 factorial is 3 into 2 into 1 into में 3, that is 3 2 is 6, 18 आंसर आ गया, ठीक है। इसका अगर मैं सेकंड पार्ट सोल्व करती हूँ दैट इज़ 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द 9 फैक्टोरियल है। देखिए बच्चे 12 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल, या आपका अबव जो है वो दैट्स अ माइनस 10 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द 9 फैक्टोरियल। इन न्यूमरेटर आप 9 फैक्टोरियल को कॉमन ले सकते हो, दैट्स अ 9 फैक्टोरियल आ गया कॉमन, दैट्स अ 12 इंटू में 11 इंटू में 10 माइनस 10 बाय 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पे देखिए बच्चे आपका 10 फिर कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाता है 12 इंटू में 11 माइनस 1। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट विल बी 12 को आप 11 से करते हो, दैट्स अब 12 12 132, ठीक है, 132 माइनस 1 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 131 इंटू में 10 दैट इज इक्वल्स टू 130, दैट इज द आंसर। क्लियर है? देन one more question you have to evaluate that n factorial divided by the r factorial n minus r factorial। यहाँ पे आपको n की वैल्यू गिवन है और r की वैल्यू गिवन है। देखिए ज़रा बच्चे, n इज इक्वल्स टू 5 है, यू कैन राइट एज ए 5 फैक्टोरियल, r इक्वल्स टू 2 है, दैट्स अ 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। अब देखना ज़रा 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू में 1 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, जो 3 फैक्टोरियल है, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, दैट 10 आंसर आ गया। सिंपल। जो आपको फैक्टोरियल यहाँ पे टर्म गिवन हो 5 है 10 है, वहाँ से उल्टी गिनती शुरू, वो कहते हैं ना उल्टी गिनती शुरू, जो काउंट करना शुरू कर देना, दैट्स यहाँ पे मान लो 10 फैक्टोरियल
दैट इज़ 10 इंटू में, 9 इंटू में, 8 इंटू में, 7 इंटू में, 6 इंटू में, 5 इंटू में, 4 इंटू में, 3 इंटू में, 2 इंटू में 1। ये है फैक्टोरियल और कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर मान लो तो आपका 6 फैक्टोरियल दैट इज़ इक्वल्स टू 6 इंटू में, 5 इंटू, 4 इंटू, 3 इंटू, 2 इंटू में 1। ठीक है, अब आपका दैट्स द लास्ट वन क्वेश्चन है। देखिए ज़रा, 1/6 फैक्टोरियल प्लस बच्चे 1/7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x 8 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 8 इंटू में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल, क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चे आप ना लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों से आप 6 फैक्टोरियल को कॉमन ले लीजिए। 1/6 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, दैट्स अ 1 + 1/7 इज इक्वल्स टू 1/6 फैक्टोरियल x/56। ये कैंसिल हो जाएगा। ये 7 + 1/7 इज इक्वल्स टू x/56 आ जाएगा। 8/7 इंटू 56 इज इक्वल्स टू x आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाती है 64। सिंपल था। सो ये है आपका फैक्टोरियल वाला पार्ट। देखिए बच्चे, फैक्टोरियल को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए 6 फैक्टोरियल गिवन है, दैट्स मीन 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1। उल्टी गिनती करना, काउंट करना शुरू कर देना, फैक्टोरियल निकल जाएगा। ठीक है। सो बच्चे, ये आपका ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बिल्कुल मैं कहूँ बेसिक सा पार्ट था। इसके और भी क्वेश्चंस कराना चाहूँ तो मैं करा सकती हूँ, बट आई थिंक यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हुई हो कैसे आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई करना है और कैसे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। जस्ट यू हैव टू गो थ्रू द वीडियो and understand this and solve your question. Thank you.